In this session, we will discuss about counter current mechanism. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 11th academics as well as for the competitive examination, and competitive simply means for the NEET examination. Okay, इस टॉपिक में आपको एक ही चीज पे फोकस करना है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म इज सिंपली रिलेटेड टू द फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. बात समझ में आ रही है आपको? यानी अगर मैं इस टॉपिक को बहुत सिंप्लीफाई करूं तो टॉपिक इज रिलेटेड टू काउंटर एंड करंट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर हियर? काउंटर मीन्स ऑपोजिट, ओके, एंड ऑपोजिट करंट इज फ्लो हियर. तो पूरा का पूरा मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अभी मैं समझाऊंगा इस चीज को कि कैसे ये फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल है. बट एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ये बेनिफिशियल क्यों है एंड मैकेनिज्म एक्चुअली वर्क कैसे करेगा. ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं. बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, काउंटर करंट मैकेनिज्म का एम क्या है. यस, इस टॉपिक को समझने से पहले एक चीज पे बहुत जरूरी है ध्यान देना कि इस टॉपिक का एम क्या है. ओके, तो एम को समझने के लिए आपको दोबारा थोड़ा सा किडनी के बारे में समझना पड़ेगा. तो किडनी के बारे में ज्यादा तो नहीं, बट एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए कि आउटर जोन इज कॉर्टेक्स एंड द इनर जोन इज मेडुला. ओके, तो इस कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी रीजन में मैं आज किडनी का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करने वाला. स्ट्रक्चर में ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं. बट इस चीज को मैंने मेंशन क्यों किया है? क्योंकि कॉर्टेक्स एंड मेडुला के पोर्शन में आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी दिखेगा. ओके, तो ये जो पोर्शन में शो कर रहा हूं दिस इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड. एंड व्हाई दिस फ्लूइड इज इंपॉर्टेंट ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. ओके, तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी रीजन में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है, इस फ्लूइड का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट में जो डिफरेंस है वो हेल्पफुल होता है फॉर कंसेंट्रेटिंग द यूरिन. यस, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस सेंटेंस पे आपको फोकस करना है कि ये जो पूरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, अगर किडनी एक ऑर्गन है तो ये अंडरस्टूड है कि ऑर्गन के अंदर भी जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उस फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही बोलेंगे. अब इस फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो वरी करता है. वरी करने का मतलब क्या हुआ कि कॉर्टेक्स में जो ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर तब बढ़ेगा जब वाटर कम होगा. तो यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर मेडुलरी रीजन के कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि यहां पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है 300 माइल्स पर ऑस्मोल पर लीटर, या 300 ऑस्मोल मतलब ऑस्मोलैरिटी की यूनिट, तो 300 ऑस्मोल पर लीटर ये कॉर्टेक्स का एक ऑस्मोटिक प्रेशर है. और जैसे जैसे ये डीपर आएगा यानी मेडुला की तरफ ये इंक्रीज हो जाएगा एज 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर. ओके, तो एक चीज आपको बहुत अच्छे दिमाग में रखनी है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ राइज करेगा, इंक्रीज करेगा. अभी जो ऑस्मोटिक प्रेशर राइज हुआ है तो ये भी अंडरस्टूड है कि यहां से जब हम यहां आ रहे हैं तो यहां पे आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वरी करेगा. यानी इस कंडीशन में कॉर्टेक्स में क्या होगा?
कॉर्टेक्स में अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कम होंगे, बट मेडुलरी रीजन पे जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है वो ज्यादा होंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब ये जो डिफरेंस है ये हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि इस डिफरेंसेस से हम यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड कर लेते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको? तो आइए पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझना बहुत सिंपल है। मैं एक बहुत सिंपल डायग्राम के थ्रू इस प्रोसेस को समझाने की कोशिश करूंगा। तो देयर आर टू काउंटर करंट सिस्टम in the entire kidney. The first one is formed by Henle loop. So this is the first counter current system. Okay, और ये है Henle's loop counter current system. तो this is the first one. तो मैं इसको नंबर भी दे रहा हूं, the first counter current system जो Henle's loop में होगा। And the second counter current system है वो इस पोजीशन पे होगा, यानी इस वेसल में होगा। और ये जो आप वेसल देख रहे हो ये है वासा रेक्टा, एंड वासा रेक्टा इज ए ब्रांच ऑफ एफरेंट आर्टियोल as a peritubular capillaries। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो, वासा रेक्टा इज ए ब्रांच ऑफ efferent artiole as peritubular capillaries। तो first of all you have to remember that there are two counter current system। ये जो रेड मार्कर से मैंने पॉइंट आउट किया है, दिस वन इज वासा रेक्टा। वासा रेक्टा सिंपली मीन्स अ ब्रांच विच इज फॉर्म्ड बाय efferent artiole as peritubular capillaries। क्योंकि ये जो ब्रांच है efferent artiole की, ये लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल एडजेसेंट होती है, इसलिए इसको वासा रेक्टा भी हम बोलते हैं। एंड एक तो ये लूप ऑफ हेनले, अब देखिए लूप ऑफ हेनले में फर्स्ट काउंटर करंट सिस्टम बनता है। तो फर्स्ट काउंटर करंट सिस्टम का मतलब क्या हुआ? फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो फ्लो है वो डिसेंडिंग की तरफ है। मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूं, इसमें एरो ही आप इंडिकेट करें, दैट इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड। तो दिस वन इज डिसेंडिंग फ्लो एंड फाइनली इट मूव्स अपवर्ड्स। तो ये हो गया असेंडिंग लिम्ब एंड फ्लो हो गया इसका टुवर्ड्स द अपवर्ड। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कंपोनेंट है, दिस वन इज डिसेंडिंग लिम्ब, एंड डिसेंडिंग लिम्ब में जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड है, और ये है आपका असेंडिंग लिम्ब, एंड असेंडिंग लिम्ब में जो मूवमेंट है वो अपवर्ड है। पहली चीज तो क्लियर हो गई। सेकंड जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो हम देखेंगे वासा रेक्टा में। एंड वासा रेक्टा में भी जो पोर्शन आप देख रहे हो ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब पोर्शन है। तो दिस वन इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। मैंने VR एब्रिविएटेड फॉर्म मेंशन कर दिया है टू अंडरस्टैंड वासा रेक्टा। अब इसमें भी ब्लड फ्लो होगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इट मींस कि ये असेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा का, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो पहली चीज तो यहां पे आपको समझ में आ गई होगी कि काउंटर करंट सिंपली मीन्स
the flow in the opposite direction. Counter means opposite and current means flow. So flow of the filtrate in opposite direction. This one is downward and this one is upward. Same for the second counter current system जो कि वासा रेक्टा में होगा. इसमें ब्लड का फ्लो इन द डाउनवर्ड एंड इन द अपवर्ड मैनर. तो ये भी फ्लो ऑपोजिट फॉर्म में फ्लो कर रहा है. ओके, अब सबसे पहली चीज जो आपको मेंशन करनी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि काउंटर करंट सिस्टम सिर्फ मेडुलरी नेफ्रॉन में होता है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होता. सो इट डू नॉट टेक्स प्लेस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन. तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये आपको मेंशन करना है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में काउंटर करंट सिस्टम नहीं होता. अब ये जो काउंटर करंट सिस्टम है, इसका एम आपको पता होना चाहिए. देखिए, प्रॉब्लम कहां होती है? स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया कि इस लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट का फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. बट एम क्या है? क्यों ये फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, या क्यों ये ब्लड फ्लो कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में? तो इस एम को समझने के लिए मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है. बात समझ में आ रही है ना आपको? स्ट्रक्चर तो आई होप अब आप कभी नहीं भूलने वाले. फर्स्ट काउंटर करंट एंड सेकेंड काउंटर करंट, एंड दोनों ही काउंटर करंट मैकेनिज्म सिर्फ मेडुलरी नेफ्रॉन में होंगे, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होंगे. तो अब ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इसका एम क्या है मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, ताकि ये कंफ्यूजन ना बना रहे कि मैकेनिज्म का एम क्या था, पर्पस क्या था. तो फर्स्ट एम इज टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन. कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेट द यूरिन, एंड कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या है? लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट. तो कॉन्सेंट्रेट द यूरिन, इट सिंपली मीन्स कि मैमल्स की जो एबिलिटी है, मैं ह्यूमंस की ही बात कर रहा हूं क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमंस पे ही फोकस करना है. तो ह्यूमंस की एबिलिटी क्या है कि वो हाइपरटोनिक यूरिन को एक्सक्रीट करता है. तो ये पूरा मैकेनिज्म हाइपरटोनिक यूरिन की फॉर्मेशन में हेल्पफुल है. ओके, तो पहला एम तो क्लियर हो गया, कॉन्सेंट्रेट द यूरिन. एंड नंबर 2, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते. सेकेंड एम क्या है? सेकेंड एम भी आपको बहुत इजीली समझना है. सेकेंड एम इज टू maintain osmolarity or osmotic pressure of interstitial fluid of medulla. Interstitial fluid of medulla. तो दोनों एम क्लियर हो गए. यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करना है एंड ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना है. अब ये जो पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होगा, ये भी होगा विद द हेल्प ऑफ टू कंपोनेंट. द फर्स्ट वन इज सोडियम क्लोराइड एंड द सेकंड वन इज यूरिया. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड how sodium chloride and urea maintains the osmotic pressure of interstitial fluid. अब interstitial fluid क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए. ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो गैप आप देख रहे हो, दिस वन इज interstitial fluid. ओके, तो मैं यहां तक मेंशन कर रहा हूं उसको interstitial fluid. तो अब मैं इस मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट कवर कर रहा हूं.
इस पे आपको फोकस करना है। तो डिसेंडिंग लिम्ब का जो पोर्शन है, ये जो एंटीरियर थिक पोर्शन होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को तो आप पढ़ चुके हो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें एक चीज मेंशन मैंने की है कि डिसेंडिंग लिम्ब का जो एंटीरियर पोर्शन होता है, मतलब थोड़ा आगे वाला पोर्शन, ये थिक होता है and it is permeable to water. It simply means कि these walls are permeable to water. तो यहां पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर तो बाहर आ गया, बट पीसीटी में क्या था, 80% हमने सोडियम को एक्टिवली एंड क्लोराइड्स को पैसिवली एब्सॉर्ब करवाया था ना। अब इस चीज को आपको समझना है कि वाटर तो लॉस हो गया, यानी वाटर को हमने रीअब्सॉर्ब किया है, एंड ये वाटर एंटर कहां होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर सोडियम एंड क्लोराइड का कंसेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, यानी जैसे जैसे ये डीपर आएगा वाटर बाहर आता जाएगा एंड सोडियम एंड क्लोराइड का कंसेंट्रेशन जो है एज कंपेरेटिवली टू वाटर बढ़ता जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। वाटर बाहर आएगा यानी अंदर क्या हो जाएगा, वाटर कम हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे ये कंडीशन हाइपरटोनिक बन जाएगी। मैं लेबलिंग साथ ही साथ डायग्राम में कर रहा हूं ताकि आप पॉइंट्स बिल्कुल ना भूलें। तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब की वॉल थी, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ओके। तो इसकी जो वॉल थी ये परमिएबल टू वाटर थी, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, बट सोडियम क्लोराइड अभी भी डिसेंडिंग लिम्ब में प्रेजेंट था। तो एज ए फिल्ट्रेट सोडियम क्लोराइड का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि वाटर कम हो रहा है, तो यहां पे कंडीशन बन जाएगी हाइपरटोनिक। ओके, अब क्या होगा, यहां पे अगेन हाइपरटोनिक की फॉर्म में फिल्ट्रेट फ्लो करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इससे होगा क्या, जो असेंडिंग लिम्ब की वॉल है ये सोडियम एंड क्लोराइड्स के लिए, सोडियम एंड क्लोराइड्स के लिए ये परमिएबल है, यानी सोडियम एंड क्लोराइड्स का रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो सोडियम क्लोराइड का जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो सोडियम क्लोराइड आके इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ क्योंकि वॉल परमिएबल टू वाटर थी। तो जब वाटर बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट होगा, अंदर सोडियम एंड क्लोराइड का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि वाटर का अमाउंट कम हो रहा है। तो ये अंडरस्टूड है, सोडियम एंड क्लोराइड का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे फिल्ट्रेट, मैं फिल्ट्रेट बोल रहा हूं, उसको हम यूरिन नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक हो जाएगा। बट जैसे ही असेंडिंग लिम्ब की तरफ जाएगा, अब क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होगा, यानी सोडियम क्लोराइड फिल्ट्रेट से बाहर आ जाएगा, आएगा ना। एंड जब सोडियम क्लोराइड बाहर आने लगेगा, इट सिंपली मीन्स कि सोडियम क्लोराइड फिल्ट्रेट में कम हो जाएगा, यानी यहां पे जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी हाइपोटोनिक। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है, एंड दिस इज द रीजन ओनली कि जो कॉर्टेक्स का रीजन है, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, जो कॉर्टेक्स का रीजन है इसमें जो ऑस्मोलैरिटी है वो 300 है, और जैसे जैसे डीपर जाएगा यानी 600, 800, 900 एंड 1200, वैसे वैसे ऑस्मोलैरिटी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। और ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऐड हो रहा है ना, एंड वाटर भी इसमें रिलीज हो रहा है। अब सेकंड जो फंक्शन होगा काउंटर करंट में, इस चीज को बहुत ध्यान से आपको समझना है। सेकंड जो
पोर्शन है वासा रेक्टा का, ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब है। एंड डिसेंडिंग लिम्ब में भी सेम चीज, ये भी आपको याद रखना है कि लूप ऑफ हेनले का भी डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर था, वासा रेक्टा का भी डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर है। तो ये परमिएबल टू वाटर, इसका मतलब ये भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स पे वाटर को रीअब्सॉर्ब कराएगा ना। बट जब ये वाटर के लिए परमिएबल है तो वाटर को तो रिलीज कर देगा, बट सोडियम एंड क्लोराइड को ये एंटर करा लेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। तो जो सोडियम क्लोराइड असेंडिंग लिम्ब से निकला था, वो सोडियम क्लोराइड अब इस इफरेंट आर्टियोल की पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में एंटर हो चुका है। यानी ये सोडियम क्लोराइड अब एंटर हो चुका है इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, तो ये सोडियम क्लोराइड आया कहां से था? ये सोडियम क्लोराइड आया था डिसेंडिंग लिम्ब से और एंटर हो गया वासा रेक्टा में। ये बात आपको समझ में आ गई। तो सोडियम क्लोराइड एज इट इज ब्लड वेसल में एंटर करेगा और ये वाटर के लिए परमिएबल है। सेम चीज असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा? जैसे ही असेंडिंग लिम्ब में आएगा तो ये सोडियम क्लोराइड, क्योंकि यहां भी देखिए आप असेंडिंग लिम्ब में सोडियम क्लोराइड के लिए परमिएबल था, तो असेंडिंग लिम्ब में अगेन सोडियम एंड क्लोराइड के लिए परमिएबल है। तो जैसे जैसे ये सोडियम एंड क्लोराइड को बाहर निकालेगा, वाटर को ये एंटर कर लेगा इन एक्सचेंज। बात समझ में आ रही है आपको? तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है ये कि वासा रेक्टा में ये डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर था, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा था एंड वाटर डिसेंडिंग लिम्ब से निकलने के बाद असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में एंटर कर रहे हैं। बात समझ गए आप? जो चीज यहां से निकली वो वासा रेक्टा में एंटर हुई। सिमिलरली जो सोडियम क्लोराइड असेंडिंग लिम्ब से निकला था, वो सोडियम क्लोराइड वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में एंटर हो गया। समझ में आया आपको? अब फाइनली क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड निकला तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से था एंड ये सोडियम क्लोराइड दोबारा वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब से ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऐड हो गया। तो सोडियम क्लोराइड के ऐड होने की वजह से क्या हो रहा था? ऑस्मोलैरिटी देखिए बढ़ रही थी, यहां पे सबसे ज्यादा है। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर आ रहा है वाटर के एब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है ये कम हो रहा है ना। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इसमें फर्स्ट कंटेंट हम लोग देख चुके हैं सोडियम क्लोराइड। अब सेकंड कंटेंट हम लोग को समझना है यूरिया। ओके, तो मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूं क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो आप समझ ही गए हैं। अब मैं यूरिया को भी एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे यूरिया जो है वो इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। ओके, तो यूरिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको याद रखना है, यूरिया लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में एंटर करता है। यहां पे सिक्रीशन होता है यूरिया का और यूरिया असेंडिंग लिम्ब में एंटर करता है। फिर असेंडिंग लिम्ब से यूरिया क्रॉस करते करते यहां पे हम एक छोटा सा ड्रॉ कर लेंगे डीसीटी। ओके, तो इस तरह से ये डीसीटी में एंटर करेगा एंड फाइनली ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो जो यूरिया था, ये यूरिया अब यहां से रिलीज होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में आ गया है। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो यूरिया है ये कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा एंड ये यूरिया भी ऐड कहां हो रहा है? यूरिया ऐड हो रहा है अगेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब देखिए इस पर्टिकुलर पार्ट पे यूरिया का भी सबसे ज्यादा एडिशन हो रहा है फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट
ओके, ये चीज आपको मेंशन करनी है, ये चीज आपको याद रखनी है कि यूरिया यहीं से सिक्रेट होके असेंडिंग लिम्ब में जाएगा एंड यहीं पे ये कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो यूरिया का कंसंट्रेशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बढ़ेगा। सोडियम क्लोराइड का जो रिलीज था वो भी आप देखिए सबसे ज्यादा यहीं पे था, इस पोर्शन पे सबसे ज्यादा था, तो यहां पे भी ऑस्मोलैरिटी सबसे ज्यादा है। ओके, बट ये सोडियम क्लोराइड एंटर कहां कर जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, एंड फाइनली रिलीज कहां से होता है, असेंडिंग लिम्ब से। तो इस पर्टिकुलर पार्ट पे भी आप देखो सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया की वजह से ऑस्मोलैरिटी सबसे ज्यादा है, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी 1200 है यहाँ पे, है ना। तो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया तो एक्सक्रीट हो गया, सॉरी रीअब्सॉर्ब हो गया बिकॉज ऑफ परमिबिलिटी। नंबर 2, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होगा बाय ऑस्मोसिस। तो फाइनली क्या होगा, सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, जब वाटर कलेक्टिंग डक्ट से लॉस हो जाएगा, यहां पे आपको बहुत अच्छे से समझना है, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर भी लॉस हो गया बाय ऑस्मोसिस। ओके, तो ऑस्मोसिस से वाटर भी लॉस हो गया। जब वाटर भी लॉस हो जाएगा तो ये अंडरस्टूड है, अंदर जो सॉल्ट बचेंगे इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। वाटर कंसंट्रेशन कम होगा, इसका मतलब ये हाइपरटोनिक यूरिन का फॉर्मेशन करेगा। तो जब वाटर का यहां पे रिलीज होगा तो इस पर्टिकुलर पार्ट पे ये हाइपरटोनिक यूरिन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है अब काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, तो मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं एक समराइज्ड फॉर्म में, ताकि जो कंपोनेंट्स है वो आपसे मिस ना हो। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में इजीली स्टोर रहे। तो याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी थी कि 2 काउंटर करंट सिर्फ मेडुलरी नेफ्रॉन में होगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं होगा। ओके, तो अब सिर्फ 1 बाय 1 पहले हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे इसको लूप ऑफ हेनले के थ्रू, एंड एक्सटर्नल पे सिर्फ एक छोटा सा एक फ्लो मेंटेन कर लेते इंटरस्टिशियल फ्लूइड के लिए। ओके, अब इस लूप ऑफ हेनले में ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है दिस इज परमिएबल टू वाटर, तो वाटर रिलीज हुआ। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हुआ है, वाटर ऐड कहां हो रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। एंड असेंडिंग लिम्ब पे मैं इसको इस तरफ शो करूं तो ज्यादा इजी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड रिलीज होगा, यानी सोडियम क्लोराइड का रीअब्सॉर्प्शन होगा। ओके, एटलीस्ट ये स्टेप तो क्लियर हो गया। डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर एंड असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड। पहला कंसेप्ट क्लियर। अब सोडियम क्लोराइड के रिलीज से भी ये ऑब्वियस है कि ऑस्मोलैरिटी 300 से चेंज होके 1200 तक आ जाएगी। खैर, इस चीज को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सेकेंड काउंटर करंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकेंड काउंटर करंट जो था ये वासा रेक्टा की फ्लो का था। ओके, तो ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब, ये इसका असेंडिंग लिम्ब। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड जो रीअब्सॉर्ब हुआ था बाय असेंडिंग लिम्ब ये एंटर कर जाएगा इनटू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। क्लियर हो गया। तो सोडियम क्लोराइड यहां से निकल के ब्लड कैपिलरीज यानी पैराट्यूबुलर कैपिलरीज में एंटर करेगा।
पहला स्टेप क्लियर। सिमिलरली वाटर जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब से निकला है एंड ये असेंडिंग लिम्ब में एंटर कर जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई आपको। अब जो सोडियम क्लोराइड इसके अंदर आया है वो सोडियम क्लोराइड यहां से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। असेंडिंग लिम्ब से सोडियम क्लोराइड वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब से सोडियम क्लोराइड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जो इसका डिसेंडिंग लिम्ब है इससे वाटर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी मेंटेन रहेगा एंड सोडियम क्लोराइड के अलावा जो आपको याद रखना है वो है सिर्फ और सिर्फ यूरिया। तो यहां पे हम एक छोटा सा कलेक्टिंग डक्ट को भी मेंशन करेंगे क्योंकि यूरिया का जो रोल है वो भी इक्विवेलेंट टू सोडियम क्लोराइड है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो यूरिया का जो सिक्रीशन है वो होगा असेंडिंग लिम्ब में। यूरिया यहां से डीसीटी को होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में दोबारा आ जाएगा एंड यहां से फिर ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, कुछ अमाउंट यूरिया का जो बचेगा वो एक्सक्रीट हो जाएगा। यहां अगर कुछ यूरिया बचा है तो वो एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू द यूरिन। ओके, तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आई होप कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो ये कंटेंट मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं। अब एक बार दो बार आप देखो तो चीजें आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।